आप देखें तो सबसे पहले विद्युत रसायन के बारे में सन 1776 में वैज्ञानिक कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। तो वैज्ञानिक कैवेंडिश के द्वारा विद्युत रसायन की क्या हुई थी, खोज हुई थी। सन 1776 में वैज्ञानिक कैवेंडिश के द्वारा रसायन विज्ञान के यहाँ पर विद्युत रसायन के बारे में जानकारी दी गई। अब इनका कहना था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे आप नाम से स्पष्ट देख सकते हैं विद्युत शब्द आ गया, तो विद्युत ऊर्जा हो जाए और साथ में यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का क्या किया जाता है, संबंध का अध्ययन किया जाता है। माने ये दोनों ही ऊर्जाएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होती हैं, दोनों का ही क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। अब इस विद्युत रसायन को पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी सी परिभाषाएं देखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे चालक। चालक क्या होता है, चालक को ही हम क्या कहते हैं, सुचालक भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप दो प्रकार से देखेंगे चैप्टर में। एक तो आप लेके चलेंगे धातुओं में चालकता का गुण कैसे होता है, और दूसरा यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो साथ में हम यहाँ पे देखते चलेंगे जो विलयन होते हैं, विलयनों में चालकता का गुण कैसे होता है। तो यदि हम धातु की बात करते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से होकर के क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी जिनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक या सुचालक कहते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ होगा तो वो आपका धातु के अकॉर्डिंग आ जाएगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ या पदार्थों के जलीय विलयन, क्योंकि हमें विलयन में भी यहाँ पर देखना है। तो वे पदार्थ या फिर पदार्थों के जलीय विलयन जिनमें से होकर के विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत के चालक या सुचालक कहते हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, सभी धातुएं कैसी होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो याद रखें, जो आप धातुओं को देखते हैं, किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जबकि यदि बात की जाए कि ये जो विलयन होते हैं, विलयनों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो जब भी हम किसी भी विलयन को तैयार करते हैं तो विलयन को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक जल लेंगे, जल में आप सोडियम क्लोराइड को डालेंगे, सोडियम क्लोराइड को जैसे ही डालेंगे तो वो आपका उसमें घुल जाएगा, यानी क्या बनाएगा, Na और Cl बनाएगा, यानी किसका निर्माण होता है, वहाँ पर आयनों का निर्माण होता है। तो जलीय विलयनों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसकी गति के कारण होता है, आयनों की गति के कारण होता है। जिस विलयन में आयन जितने अधिक होंगे वह विलयन उतना ही अधिक क्या होगा, चालक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्हीं आयनों के कारण क्या होना है, विद्युत धारा का प्रवाह होना है, चालन होना है। तो जब आयन अधिक होंगे तो यही आयन क्या करेंगे, विद्युत धारा को अधिक मात्रा में प्रवाहित करने का कार्य करेंगे। तो ये आपकी चालक सुचालक की डेफिनेशन हो जाती है। इसके पश्चात यदि आप देखें तो अगली डेफिनेशन यहाँ पे आप देखेंगे किसकी हो जाएगी, कुचालक की। कुचालक को हम क्या कहते हैं, अचालक भी कहते हैं। इसी को हम कभी कभी विद्युत रोधी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विद्युत रोधी। माने यहाँ पे आप देखेंगे कुचालक क्या है, अचालक क्या है, या फिर विद्युत रोधी क्या है। तो वे पदार्थ या फिर पदार्थों के जलीय विलयन, पदार्थ भी हो सकते हैं और पदार्थों के जलीय विलयन भी हो सकते हैं, जिनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, यानी जिनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, ऐसे पदार्थों को आप क्या कहते हैं, कुचालक या आचालक या फिर विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी माने विद्युत के प्रवाह का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे। इस कारण को क्या कहा जाता है, कुचालक कहा जाता है। अब या तो इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? नगण्य होती है। कैसी होती है? नगण्य, यानी ना के बराबर होती है। या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के साथ दृढ़ता से, मजबूती के साथ बंधे होते हैं। जो नाभिक होता है उसके साथ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बंधे होंगे? मजबूती के साथ, दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। इस कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा का प्रवाह नहीं होगा। और यदि विलयनों में आप लें तो यहाँ पे आप देखेंगे विलयनों में आयनन की क्रिया नहीं होगी। आयनन की क्रिया नहीं होगी तो आयनों का निर्माण नहीं होगा। आयनन की क्रिया क्या होती है? आयनन की क्रिया यानी क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे आपने देखा कि NaCl है, ये आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, तो इस टूटने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? आयनन की क्रिया कहते हैं। आयनन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? आयनों का निर्माण होता है। और यही आयन क्या कहते हैं? धारा को प्रवाहित करने का कार्य कहते हैं। जब कुचालक को यदि आप देखेंगे तो कुचालकों में आयनन की क्रिया ही नहीं होती है। और जब आयनन की क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पे किसका निर्माण नहीं होगा? आयनों का निर्माण नहीं होगा। तो चलिए विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई विद्युत रोधी कुचालक और आचालक की। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अगली डेफिनेशन यहाँ पे आपको देखना है। दो प्रकार से डेफिनेशन देखेंगे। एक तो हम देखेंगे विद्युत अपघट्ट की परिभाषा, और इसी के अपोजिट में आप लेके चलेंगे विद्युत अनअपघट्ट की परिभाषा। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? पदार्थों के वे जलीय विलयन जिनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। पदार्थों के क्या रहेंगे? जलीय विलयन रहेंगे, और उन जलीय विलयनों में से जो धारा होगी वो आसानी से प्रवाहित होती रहेगी। तो ऐसे जलीय विलयनों को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट। अब विद्युत अपघट्ट में यदि देखा जाए तो जो चालक रहेंगे, ये तो क्रिया हमने देख ली कि जो विलयन है उसको हम विद्युत अपघट्ट कहेंगे। लेकिन ऐसे चालकों को हम जिनमें विद्युत अपघट्ट के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इन्हें हम विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। कौन से चालक कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। यानी वे पदार्थों के जलीय विलयन जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, या जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन्हें हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और ऐसे चालकों को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत अपघटनी चालक के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? विद्युत अपघटनी चालक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के आयनों में जो धारा का जो प्रवाह होता है ये किसके कारण होता है? विद्युत अपघट्ट है, यानी जलीय विलयन है। और जलीय विलयन होगा तो उसमें क्या होगा? धन आयन होगा और ऋण आयन होगा। माने एक धन आयन होगा और एक क्या होगा? ऋण आयन होगा। तो इस प्रकार के जलीय विलयनों में या विद्युत अपघट्ट जो होते हैं, विद्युत अपघट्टों में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है ये किसके कारण होता है? धन आयन और ऋण आयनों की गति के कारण होता है। 11 में मतलब परिभाषा पढ़ी थी कि उस अवस्था में कुचालक खुद और विलयन की अवस्था में सुचालक खुद। तो जलीय विलयन कह रहे हैं ना, विद्युत अपघट्ट माने एक प्रकार के जलीय विलयन रहेंगे। जब विद्युत अपघट्ट माने जलीय विलयन, वो तो कुचालक के अंतर्गत आएगा जिसमें से रहेंगे। यदि कुचालक में आप देखेंगे तो आप किसी का, जैसे यहाँ पे आप इसको ही जब अपन पढ़ेंगे ना, जैसे इसमें अभी आएगा अपना उदाहरण के रूप में CuSO4, H2SO4, NaCl, KCl, ये सभी आयनित हो जाएंगे और सभी आयनित होकर के आयनों का निर्माण करेंगे। अब जब आयनों का निर्माण करेंगे तो वही आयन क्या करेंगे? विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्रिया ऐसी होती है कि कहीं ज़्यादा होती है और कहीं पे कम होती है। इसको बेस मानते हुए जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, इन विद्युत अपघट्टों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? 2 भागों में। एक तो जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और जो दूसरा विद्युत अपघट्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट कौन से पदार्थ होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जिनमें पूर्णतः आयनन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? पूर्णतः आयनन की क्रिया होती है। तो वे विद्युत अपघट्ट जिनमें पूर्णतः आयनन की क्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रबल विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। और यदि आप प्रबल विद्युत अपघट्टों के एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका H2SO4, यानी क्या हो गया? ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया।
यहीं पे यदि आप देखेंगे तो HCl यानी क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। और भी होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य के हो जाएंगे। साथ में प्रबल विद्युत अपघट्यों में यदि देखा जाए तो इनकी जो चालकता होती है पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और पूर्णतः आयनित होने के कारण ही यदि आप इनमें चालकता का गुण देखते हैं तो चालकता का मान इनमें कैसा होता है, अधिक। क्यों अधिक होता है, क्योंकि ये जो विलयन होते हैं इनमें जो आयन होते हैं ये पूर्णतः कैसे हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। चलिए विलयन कैसे हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित, और जब पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे तो वो आयन क्या करेंगे, अधिक मात्रा में विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करेंगे। इस कारण प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं इनकी चालकता का मान कैसा होता है, अधिक होता है। अब इसी में यदि देखा जाए तो जब आप क्या करें, टेम्परेचर में चेंजिंग करें यानी तापमान में जब क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, तो जब तापमान पर वृद्धि की जाएगी तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, कारण केवल एक है, ये पहले से ही पूर्णतः आयनित है, तो जितनी चालकता रहेगी उन आयनों के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। अब आप टेम्परेचर को यदि बढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन किसी विशेष प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्यों में ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, कारण केवल एक है, क्योंकि ये पूर्णतः कैसे हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर H2SO4, HCl, NaCl, KCl, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य के। अब यदि आप यहाँ पे देखें दुर्बल विद्युत अपघट्य को, दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो वे पदार्थों के जलीय विलयन जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, ये पूर्णतः आयनित हो रहे थे, लेकिन यदि दुर्बल की बात करें तो ये जलीय विलयन जो रहेंगे इनके जलीय विलयनों में जो आयन की क्रिया होगी ये पूर्णतः नहीं होगी, माने पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, और पूर्णतः आयनित ना होने के कारण ये चालक तो होते हैं। आनंद तो हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, आंशिक रूप से हुआ है, माने कम मात्रा में हुआ है। कम मात्रा में हुआ है तो ये भी आपके विद्युत के कैसे रहेंगे, चालक, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करने का क्या होगा, इनके द्वारा कार्य किया जाएगा, लेकिन कम मात्रा में किया जाएगा, क्योंकि आंशिक रूप से ये कैसे होते हैं, आयनित होते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी वे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं या फिर जो बहुत कम आयनित होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ऐसे विद्युत अपघट्यों को हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे हो जाएगा हमारा CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। ये बहुत कम आयनित होता है, मान ये चालक तो होगा, लेकिन जो चालकता का मान होगा वो प्रबल विद्युत अपघट्यों की अपेक्षा दुर्बल में कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन चालन होगा, कैसा होगा, कम। और जैसे ही आप यहाँ पर टेम्परेचर में यानी तापमान में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तापमान को आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं इनकी चालकता में भी परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये बहुत कम आयनित हुए थे, इनमें आयन की क्रिया की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो आयन की क्रिया हो रही थी वो आयन की क्रिया थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, और आयन की क्रिया थोड़ी बहुत बढ़ने के कारण ही इनकी चालकता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे क्या हो जाएगा आपका CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और H2CO3 यानी क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। और भी होते हैं, ये आपके किसके फॉर्म में काम करते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में काम करते हैं। अब हम अगली डेफिनेशन यहाँ पर देखने वाले हैं विद्युत अपघट्य की। अभी आपने डेफिनेशन देखी विद्युत अपघट्य की, और विद्युत अपघट्यों को यहाँ पे आपने वर्गीकृत किया दो भागों में, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। जितने भी बिंदु बनते हैं केवल पूर्णतः आयन की क्रिया के कारण ही बनते हैं। और यहाँ पे आप देखने वाले हैं विद्युत अपघट्य की डेफिनेशन। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, पदार्थों के वे जलीय विलयन जिनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है।
अभी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था तो कह रहे थे कि विद्युत अपघट लिए हैं। अब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इस कारण ये आपके कैसे हो जाएंगे, विद्युत अनअपघट हो जाएंगे। माने इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। तो ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ, ईथर हुआ, एथिल अल्कोहल हुआ, इनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इनके जलीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है। इस कारण ये किसके फॉर्म में काम करते हैं, विद्युत अनअपघट के रूप में काम करते हैं। ये छोटी छोटी आपने यहाँ पे परिभाषाएं देखी। इसके साथ ही हम यहाँ पे एक नई परिभाषा देखेंगे, तुलना करेंगे कि भैया धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं। माने जो अभी आपने पढ़ा है सभी का निचोड़ फिर यहाँ पे आपको देखना है। एक तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पर धात्विक चालक को देखेंगे। धात्विक चालक माने कहीं ना कहीं धातुओं की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, धातुओं की बात की जा रही है। और इनकी तुलना करेंगे आप विद्युत अपघटनी चालकों के साथ। किसके साथ, विद्युत अपघटनी चालकों के साथ। विद्युत अपघटनी चालक माने कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो विद्युत अपघट रहेगा। अभी देखा था ना, विद्युत अपघट जो आपके होते हैं ऐसे चालकों को विद्युत अपघटनी चालक कह रहे थे। तो अब यहाँ पे हमें दोनों में क्या देखना है, कुछ बिंदु देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं धात्विक चालकों में, यानी धातुओं के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे हम जानकारी देखेंगे। तो धातुओं में विद्युत धारा का चालन देखें। धात्विक चालक यानी क्या है, यहाँ पर धातुएं हैं। और धातुओं में यदि आप विद्युत धारा का चालन देखते हैं तो ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण। और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से जाएंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। माने जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज़्यादा होती है वो कम मात्रा की ओर गतिशील हो जाती है। तो धातुओं में जो धारा का प्रवाह होता है ये किसके कारण होता है, धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धात्विक चालक यानी धातु, धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। यानी जहाँ पर इनकी मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ से निकल लेते हैं और जहाँ पे कम होती है उस साइड चले जाते हैं। उच्च विभव से लेकर के निम्न विभव की ओर होती है। अब इसके ऊपर फोकस करना है, इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। इस कारण इसके जो गुण रहेंगे, जैसे धात्विक चालकता में जो धातुएं रहेंगी उन धातुओं के जो रासायनिक गुण रहेंगे, इन रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो धारा का जो प्रवाह हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है। तो धातु जैसी रहेगी उसके जो रासायनिक गुण रहेंगे वही रहेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। इस कारण उनके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा तो इसके साथ यदि आप देखेंगे तो जो पदार्थ होगा पदार्थ का भी स्थानांतरण नहीं होता। पदार्थ का भी स्थानांतरण नहीं होता है, माने पदार्थ भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। जाता तो इलेक्ट्रॉन है। लोहे की छड़ में आप लाइट को भेजेंगे विद्युत धारा को तो उसमें क्या आपको जाता हुआ दिखाई देगा कि भैया ये जा रहा है पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह थैला भर के इलेक्ट्रॉनों को। केवल इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होते हैं, पदार्थ का किसी भी प्रकार से कोई भी स्थानांतरण नहीं होता है। और जब पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा तो उनके रासायनिक गुण भी नहीं बदलेंगे। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, माने ताप में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अब ताप में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो जैसे ही तापमान में वृद्धि करते हैं तो जो धात्विक चालकता का जो मान होता है ये कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ विपरीत प्रभाव देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका वेग कैसा हो जाता है, कम।
तो जो चालकता का मान होगा वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही तापमान को क्या कहते हैं, कम, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ने के कारण जो चालकता का जो मान होता है उस चालकता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। माने ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की चालकता कम होती है, और जब आप ताप को क्या कहते हैं, कम कहते हैं, तो जो धात्विक चालक होते हैं उनकी चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब बात किसकी चल रही है, यहाँ पर धातुओं की बात चल रही है। तो धात्विक चालक सामान्यतः कैसे होते हैं, इनमें चालकता का जो मान होता है ये कैसा होता है, अधिक होता है। धात्विक चालक माने धातु है, और धातुओं में चालकता का मान कैसा होता है, अधिक। और इसमें भी आपने एक छोटी ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, सर्वोत्तम चालक के रूप में Ag का यूज किया जाता है। Ag यानी सिल्वर, चांदी, अर्जेंटम जिसको कहते हैं, ये सर्वोत्तम चालक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, धात्विक चालक में जितनी भी धातुएं होती हैं सभी धातुओं में से कोई भी धातु का उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें Ag एक सर्वोत्तम चालक है, ऐसा ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। अब आ जाए आप यहाँ पे विद्युत अपघटनी चालकों के बारे में। विद्युत अपघटनी चालक माने कहीं ना कहीं यहाँ पर बात किसकी की जाएगी, विद्युत अपघट की जाएगी। किसकी की जाएगी, विद्युत अपघट। तो यहाँ पे आप देखेंगे विद्युत अपघटनी चालकों में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ये किसकी गति के कारण होता है, आयनों की गति के कारण होता है। आप देख रहे थे विद्युत अपघट में जो आयन होते हैं वो गतिशील होते हैं, और उन्हीं आयनों के कारण जो विद्युत धारा होती है वो प्रवाहित होती रहती है। तो विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं इनमें धारा का प्रवाह किसकी गति के कारण होता है, आयनों की गति के कारण होता है। और इसमें विद्युत अपघट जो होता है इसमें एक क्रिया देखने के लिए मिलती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया कह सकते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया। विद्युत अपघटन की क्रिया, जब कोई विद्युत अपघट आयनों में टूट जाता है उस क्रिया को ही हम आयन की क्रिया कहते हैं। आयनों में टूटने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया कह सकते हैं। माने विद्युत अपघटन हो जाता है तो पहले तो गुण कुछ और रहे होंगे, अब फिर क्या हो गया, विद्युत अपघटन हो गया तो बाद के गुण कुछ और हो जाएंगे। बाद के गुण कुछ और हो जाएंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं इनके रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है ये किसकी गति के कारण होता है, आयनों की गति के कारण होता है। इसी कारण इसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब आयन एक जगह तो बैठे नहीं रहेंगे, आयन एक जगह नहीं रहेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि जब वो गति करेंगे उन्हीं की गति के द्वारा क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसके रूप में यदि आप देखेंगे तो जो पदार्थ होगा वो पदार्थ आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें पदार्थों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। माना पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर में क्या कह दी जाए, वृद्धि कह दी जाए। तो जो निष्क्रिय अवस्था में लेटे थे माने आराम कर रहे थे, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो भी कैसे हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। माने ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकों की जो चालकता होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि। जो सो रहे थे वो भी दौड़ लगा के निकल लेते, माने चालकता का मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। माने ताप वृद्धि से विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। और सामान्यतः यदि चालकता की बात करते, सामान्यतः यदि आप यहाँ पे चालकता देखते हैं तो विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं इनकी चालकता धात्विक चालकों से कम होती है। किससे कम होती है, धात्विक चालकों से कम होती है। और यदि आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देखते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक क्या है, तो किसी भी आप विद्युत अपघट को यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, विद्युत अपघटनी चालक के अंतर्गत आ जाएंगे। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। इसके पश्चात यदि हम देखें तो आगे आ जाएंगे आपके ओम भाई साहब आ जाएंगे।
अब यहाँ पे आपकी मुलाकात होगी ओम के साथ। ओम का कहना था, इनने क्या किया था, एक नियम का प्रतिपादन किया था सन 1827 में। सन 1827 में, और कभी कभी कुछ किताबें यहाँ पे लिखती हैं सन 1828, तो 1827 28 ऐसा आप लिखेंगे। वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने धात्विक चालकों तथा विद्युत अपघटनी चालकों दोनों को ये लेके चले। धात्विक चालकों तथा विद्युत अपघटनी चालकों दोनों से संबंधित एक नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। अब ओम का नियम क्या होता है? इनका कहना था कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, विभवांतर यानी भी, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें माने किसमें, चालक, उसमें बहने वाली धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी क्या बनेगा, V समानुपाती I बनेगा। ये धात्विक चालकों के लिए हो गया। किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, V समानुपाती I। ये धात्विक चालकों के लिए। फिर ने कहा जलीय विलयन के लिए, जलीय विलयन में भी यही क्रिया होती है। जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, समानुपाती के चिन्ह को क्या कह देंगे, हटा देंगे, तो V समानुपाती RI, V समानुपाती RI। और समानुपाती का चिन्ह हटाने के कारण यहाँ पे नियतांक या स्थिरांक का यूज किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो आपका V बराबर RI ये हो गया, या करके जब आप इसको लिखेंगे तो या करने पर I का क्या कर दिया जाएगा, पक्षांतर, तो बनेगा V/I बराबर क्या हो जाएगा, R। ये क्या हो जाएगा, ओम का नियम हो जाएगा। जहाँ पर आप देखेंगे तो R एक क्या है, नियतांक। R क्या हो जाएगा, R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध। यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो हमें यहाँ पे ये R मिला है, ये R क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे चालक का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध को यदि हम देखें तो SI पद्धति में प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही यूनिट बनाई गई है। तो ऐसा ही पद्धति में प्रतिरोध का यदि आप मात्रा देखें तो क्या होता है, ओम होता है। और जो ओम होता है, ओम को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये किसका सिंबल हो जाएगा, आपका ओमेगा का हो जाएगा। किससे प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमें शब्द मिला कि प्रतिरोध कहते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि जो नियतांक लगाया है, उस नियतांक को हम क्या कह रहे थे, चालक का प्रतिरोध। और प्रतिरोध की ऐसा ही पद्धति में इकाई देख ली यहाँ पे ओम। और ओम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा से। ये ओमेगा का क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन किसकी, प्रतिरोध की परिभाषा देखेंगे। प्रतिरोध कहते किसे, ये प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध की देखेंगे आप यहाँ पे परिभाषा। किसी चालक या विलयन में, या तो आप किसको लें, यहाँ पर चालक को लें, या फिर आप इसमें किसको लें, विलयन को लें। किसी चालक या विलयन का प्रतिरोध, उसमें बहने वाली धारा, जो प्रतिरोध होता है वो चालक में भी लेंगे और विलयन में भी लेंगे। क्योंकि ओम का कहना था ये धात्विक चालकों और विद्युत अपघटनी चालकों दोनों के लिए ही सत्य होता है। जो ओम का नियम दिया गया, ये धात्विक चालकों और विद्युत अपघटनी चालकों दोनों के लिए ही कैसा होता है, सत्य होता है। इसी कारण यहाँ पे प्रतिरोध में हम कह रहे हैं कि यदि किसी चालक या किसी विलयन का जो प्रतिरोध होता है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में चालक या विलयन के द्वारा डाली गई रुकावट होता है।
माने चालक या विलयन में धारा का जो मार्ग होता है उस चालक के द्वारा या विलयन के द्वारा उस धारा के मार्ग में क्या डाली जाती है, रुकावट डाली जाती है। उस रुकावट को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। इसका संकेत हो जाएगा, ये प्रतिरोध का हो जाएगा। इसके बाद इनने कहा थोड़ा इनने और जानकारी दी, बोले चालक का जो प्रतिरोध होता है उस चालक की लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है। माने यदि लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान भी कैसा होगा, अधिक। क्यों, क्योंकि समानुपाती। फिर इन्होंने कहा कि जो चालक का जो प्रतिरोध होता है ये चालक के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जो चालक का प्रतिरोध होता है ये चालक की लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके पश्चात यहाँ पे आप क्या कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों को मिलाने पर। जैसे ही आप दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे तो आ जाएगा R समानुपाती L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, समानुपाती का चिन्ह हटाना है। तो R बराबर ये हो जाएगा आपका रो और L का L अपॉन में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। R बराबर रो L अपॉन A, जहाँ पर रो एक नियतांक है। रो क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखना नया शब्द मिला, इसे चालक का क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। और कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। माने विशिष्ट प्रतिरोध को ही आप क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर रो का मान बनाएंगे तो इसके अपॉन में एक मान लेंगे, फिर यह गुणा कर देंगे। ए का गुणा किसके साथ हो जाएगा, R के साथ। तो क्या बनेगा आपका RA बराबर, यहाँ तो अपना रो रहेगा, L कहाँ पहुँच जाएगा, इसके अपॉन में। यानी क्या निकल आया, रो बराबर RA अपॉन L। और जो रो था वो क्या था, उसका नियतांक था जिसे हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कह रहे थे, प्रतिरोधकता कह रहे थे। आगे डेफिनेशन देखते चलो। अगली परिभाषा अब आप यहाँ पे देखेंगे विद्युत चालकता की। किसकी परिभाषा हो जाएगी, विद्युत चालकता। माने विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत चालकता है, विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विलयन है उस विलयन में क्या की जाएगी, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत अपघट्ट द्वारा उस धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाएगी। जैसे ही विद्युत अपघट्ट में क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही विद्युत चालकता कहते हैं। धारा के मार्ग में विद्युत अपघट्ट के द्वारा जो रुकावट डाली जाती है उस रुकावट को ही आप यहाँ पे क्या कहेंगे, विद्युत चालकता कहेंगे। क्या हो जाएगा, विद्युत चालकता हो जाएगा। और विद्युत चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। अब और सरल परिभाषा देखो, ये परिभाषा हो गई विद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट यानी विद्युत चालकता। अब बोले विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये और C एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उस व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। और विद्युत चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब इकाई कैसे निकालेंगे, इकाई ऐसे निकालेंगे, देखो इकाई ऐसे निकालेंगे, एक का एक हो जाएगा, बटे में क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। ओम को कहाँ ले जाएंगे, छत्र पर।
तो क्या हो जाएगा, प्रति ओम यानी चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स यानी प्रति ओम हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी विद्युत चालकता या चालकता की इकाई। कभी कभी इसी को सीमेंसन के नाम से भी जाना जाता है, और सीमेंसन के लिए क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ये भी आप याद रखें। अगली परिभाषा, आगे की डेफिनेशन आप देखेंगे। आगे हम डेफिनेशन देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? अभी प्रतिरोध तो देख लिया। प्रतिरोध क्या कर रहा था, चालक क्या विलयन के दौरान उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा था, और विद्युत अपघट के दौरान जो रुकावट डाली जा रही थी उसको हम क्या कर रहे थे, विद्युत चालकता। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भी क्या कहा जाता है, विद्युत चालकता कहा जाता है। अब हमें किसकी डेफिनेशन देखनी है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखनी है। किसी विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड, विलयन बना इसमें आप क्या डुबा देंगे, इलेक्ट्रोड। किसी विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड या चालक का प्रतिरोध माने R, यानी R चालक की लंबाई के समानुपाती तथा चालक के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती और चालक के क्षेत्रफल यानी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती L। यदि चालक की लंबाई L हो, स्मॉल l, तो क्या लिखेंगे आप, R समानुपाती L। तो यदि चालक का क्षेत्रफल कितना मान लिया जाए, A, तो क्या हो जाएगा, R समानुपाती 1/A। दोनों को क्या कह देंगे, मिला दो। R समानुपाती L/A, और समानुपाती का क्या हटा देंगे, चिन्ह हटा देंगे, तो R बराबर रो L/A। अब किसका मान निकाल लेंगे, रो का मान निकाल लेंगे, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। ये L बना, ये रो बना, जहाँ रो एक नियतांक है। रो क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, और इसी रो को क्या कहा जाता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। और अभी हमने बताया था कि कभी कभी विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो, या इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब देखो इसकी गणितीय परिभाषा। इससे गणितीय परिभाषा बनाएंगे तो कब बनेगा, जब A का मान 1 मीटर स्क्वायर रखा जाएगा और L का मान कितना रखा जाएगा, 1 मीटर रखा जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका स्क्वायर लगा, और यहाँ पे लंबाई केवल एक ही दूरी है, इसका यहाँ पे क्या है, मीटर है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो घन मीटर बन जाए। मीटर क्यों बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सेंटीमीटर ले लेंगे तो घन सेंटीमीटर बन जाएगा, मीटर ले लेंगे तो मीटर। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, अब यहाँ पे लंबाई को 1 सेंटीमीटर लेते। अब जब ये दोनों माने टोटल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 घन सेंटीमीटर बनेगा। क्या बनेगा, 1 घन सेंटीमीटर ये बनेगा। अब जब आप ये A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L का मान 1 सेंटीमीटर कहाँ पे रख देंगे, रो बराबर RA/L में रख देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा रो बराबर R प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, रो बराबर R, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रो बराबर R। अब देखेंगे डेफिनेशन। अतः किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L का मान 1 सेंटीमीटर, तो टोटल जो विलयन बनेगा वो 1 घन सेंटीमीटर बनेगा।
कितना बन जाएगा 1 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप कहेंगे किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर में यदि आप देखेंगे तो उस 1 घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी R, 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध यानी R उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध R उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के कैसा होता है, बराबर होता है। ये हो जाती है आपकी गणितीय परिभाषा। इसके पश्चात आप देखेंगे अगली डेफिनेशन विशिष्ट चालकता। इसकी परिभाषा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को यदि आप देखें तो विशिष्ट चालकता में हम सीधा लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित कर रहे थे। व्युत्क्रम यानी 1 के अपॉन में चला जाएगा, बराबर यानी क्या हो जाएगी आपकी विशिष्ट चालकता हो जाएगी। और विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्या पा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता कहा जाता है। और विशिष्ट चालकता को कैप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैप्पा से। ये संकेत के समान बनता है, के जैसा नहीं बनता है, लगभग के जैसा होता है। सी के साथ एक लाइन खींची होती है घुमावदार, वो आपका जो संकेत होता है, आपको संकेत को इस प्रकार से बनाएंगे कि आपका किसका संकेत हो जाएगा, कैप्पा का हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे देखें सूत्र बनेगा हमारा यहाँ पर कैप्पा बराबर क्या हो जाएगा, A अपॉन रो। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता को आप कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं। साइड में मान किसका लिखेंगे, रो का। रो का भी क्या निकाला था, RA अपॉन L। तो यहाँ पे रो की जगह रो का क्या कर देंगे, मान। तो कैप्पा बराबर 1/RA/L। L कहाँ चले जाएंगे, ऊपर छत पे चले। क्या आ जाएगा, कैप्पा बराबर L/RA। इसको लिखेंगे व्यवस्थित करके, व्यवस्थित करके लिखेंगे तो कैप्पा बराबर 1/R इंटू में L अपॉन क्या हो जाएगा, A। ये अपन ने इसको व्यवस्थित करके लिख दिया। कैप्पा बराबर 1/R माने प्रतिरोध का व्युत्क्रम, 1/R यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम माने चालकता, और चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, C से। इंटू L बटे जो A दिया गया है, L बटे A को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। और सेल स्थिरांक को आप X या कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा तीनों के मध्य संबंध हो जाएगा। कैप्पा बराबर C यानी चालकता गुणे G यानी सेल स्थिरांक। इसके पश्चात आगे चालकताओं के यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देखेंगे आप। 2 प्रकार की चालकताएं पढ़नी है आपको। एक तो होती है आणविक चालकता और एक होती है तुल्यांक की चालकता। आणविक चालकता को इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और तुल्यांक की जो चालकता होती है इसको एक्वस कंडक्टिव, वो आपका EQ उसके संकेत के लिए बताया जा रहा है। तो पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन क्रमशः देखते हैं। पहली जो हमारी परिभाषा होगी इसमें हम किसको देखेंगे, मोलर चालकता को देखेंगे। किसकी परिभाषा देखेंगे, मोलर चालकता। मोलर चालकता को ही आणविक चालकता कहा जाता है। ध्यान देना, पूछा जा सकता है आणविक चालकता के बारे में। तो मोलर चालकता ही क्या कहलाती है, आणविक चालकता कहलाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मोलर चालकता या आणविक चालकता है क्या। मोलर चालकता या आणविक चालकता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोलर चालकता की परिभाषा बनेगी आपकी
किसी विलयन की मोलर चालकता, माने कोई विलयन रहेगा और उस विलयन की हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता ज्ञात करनी है। किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है। एक शब्द बदलेगा केवल दोनों परिभाषाओं में। किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है। भैया विलयन रहेगा, विलयन में क्या होते हैं, आयन होते हैं, टोटल आयनों की बात कर रहे हैं। किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम मोल को, मोलरता माने मोल की बात होगी, जो 1 ग्राम मोल को, 1 ग्राम मोल को, किसको घोलेंगे आप, 1 ग्राम मोल को विद्युत, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को, 1 मोल ग्राम विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। VmL माने आयतन मिलीलीटर। VmL यानी क्या हो जाएगा, आयतन मिलीलीटर में हो जाएगा। उससे उस विलयन की मोलर या आणविक चालकता कहते हैं। परिभाषा क्या बनी, किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। उसे क्या कहा जाता है, मोलर चालकता कहा जाता है। और मोलर चालकता का यदि आप सिंबल यहाँ पर देखें, संकेत डेल्टा Cm यानी मोलर कंडक्टिविटी। डेल्टा Cm से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा Cm। अब डेल्टा Cm बराबर हो जाएगा आपका कैप्पा गुणे, अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो जो आपका कैप्पा होता है, कैप्पा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। और जो आपका यहाँ पे भी दिया गया है, भी यानी क्या हो जाएगा, आयतन। भी यानी क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा Cm बराबर, डेल्टा Cm बराबर यानी क्या दिया गया आपका कैप्पा, तो ये कैप्पा का कैप्पा हो जाएगा। आप आयतन देखेंगे तो 1000 ले लेंगे। आयतन की में हमें क्या देखनी है, चालकता देखनी है। क्या देखनी है, चालकता। चालकता में भी आप देखेंगे मोल की बात कर रहे हैं, यानी मोलरता। मोलरता यानी कैपिटल M। तो C की जगह क्या लिख देंगे फिर, कैपिटल M, क्योंकि मोल को घोला गया है तो मोलरता के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चालकता के लिए लिखेंगे तो C की जगह फिर हम किसका यूज करेंगे, M का उपयोग करेंगे। तो हम अपना अगला जो फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा Cm बराबर कैप्पा गुणे क्या हो जाएगा, 1000 बटे कैपिटल M। सही है, मोलरता को नहीं ले सकते। मोलरता एक मोल है, मोल विद्युत अपघट्य की बात चल रही है, VmL में विलय कर रहे हैं। और मोलरता में तो ग्राम होता है, यहाँ पे तो मोल है, मोल के कारण ही कैपिटल M लिया गया है, स्मॉल m यानी मोलरता नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला बना, डेल्टा Cm बराबर कैप्पा गुणा 1000 अपॉन कैपिटल M। इसी की सहायता से क्या बनेगी, अपनी इकाई बनेगी। डेल्टा Cm इकाई हम सीधी लिख देंगे, डेल्टा Cm बराबर आपकी जो इकाई बनती है यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होती है। इसमें जब आप मान रखेंगे सबके तो ये निकल आएगी, क्या होती है, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होती है। अब इस पर देख लेते हैं थोड़ा सा तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव समझ रहे, तनुता माने विलयन को पतला करना है, पतला करना है, यानी विलयन को कैसा करना है, तनु करना है। विलयन को कैसा करेंगे, तनु। तो तनुता का प्रभाव यदि देखा जाए तो तनुता के प्रभाव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तनुता बढ़ाने पर विलयन में आयनों की संख्या तो बढ़ेगी, विलयन में आयनों की क्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। इसलिए मोलर चालकता का मान भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही आप विलयन को तनु करेंगे तो आयनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। और जब आयनों की संख्या में वृद्धि करते हैं
तो चालकता में भी तो वृद्धि होती है, यानी मोलर चालकता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। दूसरी परिभाषा देखते हैं। अगली यहाँ पे परिभाषा आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखना है अब तुल्यांकी चालकता। सेम परिभाषा है, केवल एक शब्द बदलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन किसकी देखेंगे, आप तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देखेंगे। तुल्यांकी चालकता क्या है? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, अभी कह रहे थे किसी विलयन की मोलर चालकता, तुल्यांक की जगह मोलर की जगह क्या आ जाएगा, तुल्यांक। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक को, जो 1 ग्राम तुल्यांक को 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। केवल एक शब्द बदला है, मोलर की जगह केवल तुल्यांक आया। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। उससे उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और तुल्यांकी चालकता को डेल्टा CEQ से प्रदर्शित करते हैं। ये इंग्लिश से यहाँ पे चुरा लिए जाते हैं। जो EQ होता है, ये EQ नामक शब्द यहाँ पे कहाँ से उठा लिया जाता है, इंग्लिश से। एक्वावेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाता है इंग्लिश में, एक्वावेलेंट कंडक्टिविटी। इस कारण इसको किससे प्रदर्शित किया गया है, डेल्टा CEQ से प्रदर्शित किया गया है। और फिर फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे तो डेल्टा CEQ बराबर हो जाएगा कैप्पा गुणे क्या हो जाएगा, V, जहाँ कैप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और V यानी क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो जब हम इसको फॉर्मूले को आगे कंप्लीट करेंगे तो डेल्टा CEQ बराबर कैप्पा का कैप्पा, आयतन की बात चल रही है, यानी 1000 बटे में अभी अपन क्या लिख रहे थे, C, फिर से C लिखेंगे। लेकिन अब बात किसकी चल रही है, तुल्यांक की, यानी नॉर्मलता में पहुंच गए। नॉर्मलिटी में पहुंच गए, नॉर्मलता में, और नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल्टा CEQ बराबर कैप्पा गुणे 1000 अपॉन में कैपिटल N। ये तुल्यांक के कारण हो गया, और वहां पर M मूल के कारण हो गया। ये हो गई इसकी डेफिनेशन की सहायता से यहाँ पे आपने निकाला इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूले की सहायता से ही निकलता है यहाँ पर मात्रक, इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, यानी प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। उसमें मोल इनवर्स होता है और इसमें क्या होता है, EQ इनवर्स होता है। दोनों में केवल इतना ही परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तनुता का प्रभाव। तनुता बढ़ाने पर विलयन में आयनों की संख्या तो बढ़ती है। जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वही आयन क्या कहते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं। दोनों में आपको क्या देखना है, संबंध देखना है। तो एक आपको यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, डेल्टा CEQ बराबर, डेल्टा CEQ यानी क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता। डेल्टा CEQ बराबर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता। तो डेल्टा CEQ बराबर डेल्टा CM अपॉन Z। तो इन दोनों का तो आपको मालूम है। अब क्या आ गया यहाँ पर, न्यू Z आ गया। Z क्या होता है, Z होता है विद्युत अपघट्ट में, कोई भी आप विद्युत अपघट्ट ले रहे हैं, उस विद्युत अपघट्ट में आप देखेंगे एक अणु के विलयन में उपस्थित जो आयन होते हैं उन आयनों के लिए यहाँ पे दिया जाता है। एक अणु में उपस्थित
आयनों की संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जेड के द्वारा। अब जेड का क्या कर देंगे? साइड पक्षांतर, तो बटे में है कैसा पहुंच जाएगा? इनटू में पहुंच जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? जेड इनटू में क्या हो जाएगा? डेल्टा सी ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा सी एम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दोनों में संबंध हो जाएगा। या जेड का मान निकालेंगे तो जेड को यहाँ पे लाएंगे, डेल्टा सी क्यू को यहाँ पे, डेल्टा सी ई क्यू को जेड की जगह ले जाएंगे। क्या बनेगा? जेड बराबर डेल्टा सी एम अपॉन डेल्टा सी ई क्यू। यही कंडीशन तो बनेगी, या तो ये कंडीशन बनेगी या ये कंडीशन बनेगी। ये क्या हो जाएगा? दोनों में संबंध हो जाएगा। और कुछ आपको बॉक्स के जरिए वहाँ पे मान लिखाए गए, NaCl हुआ, BaCl हुआ, MgSO4 हुआ, इनके मान निकाल करके उसमें बताए गए। तो यहाँ पे आप मान निकाल के यदि देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मान किसका निकालना है? जेड का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें किसको देखना है? विद्युत अपघट्ट को देखना है। विद्युत अपघट्ट के रूप में अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl में यहाँ पे आप देखेंगे धन आयनों की संख्या, Na धन आयन है, कितने आयन है? एक। तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1। इसके बाद इसमें आप देखेंगे एक अणु में उपस्थित धन आयनों की संख्या, एक अणु में उपस्थित धन आयनों की संख्या, तो भी एक अणु ही तो है, एक ही अणु तो लिखा है, इसमें कितने धन आयन है? एक ही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसके पश्चात इसमें आपको देखना एक अणु में उपस्थित कुल धन आवेश। तो एक अणु है, एक ही धन आवेश होगा, एक ऋण आवेश होगा। तो कुल धन आवेश को यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो कुल धन आवेश का मान भी कितना होगा? 1 होगा। इसके पश्चात आप निकालेंगे इसमें जेड का मान, यानी जेड बराबर आपको देखना होता है। तो जेड का मान कितना निकल आएगा? इसमें 1 निकल आएगा। जेड का मान किसकी सहायता से निकाला जाता है? आवेश की सहायता से निकाला जाता है। किसकी सहायता से? आवेश की सहायता से। ऐसे ही उसमें सबको बताया गया है। पहले उसका निकाला जाता है कि धन आयन कितने हैं, फिर एक अणु में धन कितने हैं, धन आयन कितने हैं, फिर धन आवेश कितना है, और धन आवेश के ही माध्यम से जेड का क्या निकल आता है? मान निकल आता है। ऐसे ही सभी के उसमें मान निकाल करके बताए गए हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे तो आपको कुछ यूनिटें लिखाई गई थी। जितना आपने अभी तक पढ़ा, एक टॉपिक रह गया सेल स्थिरांक। कौन सा रह गया? सेल स्थिरांक। तो पहले आप देखेंगे सेल स्थिरांक को। पहले तो सेल स्थिरांक को देखने के लिए हमें एक विद्युत अपघट्ट के रूप में विलयन की क्या होगी? आवश्यकता होगी। ये अपन ने क्या बना लिया? एक विलयन बना लिया। तो विलयन में डूबे हुए दो समानांतर इलेक्ट्रोड, माने एक भाई साहब ये लगे हुए हैं और एक भाई साहब ये हो जाएंगे, दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं? समानांतर। तो विलयन में डूबे हुए या लगे हुए, डूबे ही तो हैं। विलयन में डूबे हुए दो समानांतर इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी हो गई? L। बीच की दूरी कितनी हो गई? L। बीच की दूरी तथा एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। किसी विलयन में दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, यानी क्या हो गया? A हो गया। इन दोनों का जो अनुपात होता है, उन दोनों के अनुपात को यानी L/A को ही क्या कहा जाता है? सेल स्थिरांक कहा जाता है। और सेल स्थिरांक को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल x या कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। मैक्सिमम सिंबल के रूप में यहाँ पर कैपिटल G का ही यूज किया जाता है। कैपिटल G इक्वल क्या हो जाएगा? स्मॉल L/कैपिटल A। ये क्या हो जाएगा? आपका सेल स्थिरांक हो जाएगा। और आगे चलें, सेल स्थिरांक की यदि आप यहाँ पे इकाई देखते हैं, सेल स्थिरांक की इकाई को निकाल के देखते हैं। G बराबर L/ क्या है? A। यदि सेंटीमीटर में निकालेंगे तो, और मीटर में निकाल के चलेंगे तो, अपन यहाँ पे सेंटीमीटर में निकाल के चलते, तो लंबाई यानी सेंटीमीटर लग गया,
और क्षेत्रफल माने सेंटीमीटर का क्या हो गया स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये कट गया और ये कहाँ पे चले गए छत पे चले गए, जो क्या बचा सेंटीमीटर इनवर्स, यानी सेल स्थिरांक की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। और यदि मीटर में लेते तो मीटर इनवर्स आ जाती, तो ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके बाद इसको अपन हल करके देखते हैं। हल करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता के संबंध को देखते हैं, यानी कैपा बराबर 1/ρ। ये अभी अपन निकाल चुके हैं 2 बार। साइड में आप लिखेंगे 2 बराबर क्या था RA/L। 2 का क्या कर देंगे मान पुट कर देंगे, कैपा इक्वल 1/ρ का यहाँ पे मान पुट कर दिया जाएगा RA और अपॉन में क्या हो जाएगा L को कहाँ ले जाएंगे ऊपर यानी छत पर। कैपा बराबर क्या हो गया L/RA। इसको क्या करेंगे अपन व्यवस्थित करके लिख लेंगे, तो कैपा बराबर 1/R इंटू में L/A। अब इसको भी अपन को मालूम है कि कैपा बराबर 1/R माने C, चालकता की बात कर रहे हैं, और L/A यानी कैपिटल G।